हाँ जी, very good morning, dear students. We are going to talk about last topic of hybridization. तो अब तक हम हाइब्रिडाइजेशन में सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनको हमने रेगुलर मॉलिक्यूल बोला और वो सिमेट्रिकल इन नेचर थे। फिर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हम लास्ट एग्जाम्पल्स जो आपको 8 9 10 एग्जाम्पल्स करवाएंगे उसमें हम ऑयंस की शेप और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ये ऑयंस कटॉइन भी हो सकते हैं, एनॉइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला वही लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो आपको चेंजेस सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कि नेगेटिव चार्ज कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, अगर वो एनॉइन है पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लगाना है, इसके बारे में बताना है। तो पहला जो हम आज प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सल्फेट आयन की शेप और हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है। सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन 4 हैं, सल्फर एक ही है, तो यही सेंट्रल एटम होगा। तो सेंट्रल एटम सल्फर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन 286, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो इसमें x = 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ब्रैकेट में ले लो, मोनोवैलेंट एटम को भी ब्रैकेट में ले लो। अब चूँकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, C और A, या तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो चार्ज ऑन द कैटायन एंड चार्ज ऑन द एनॉइन, इनको एक ही ब्रैकेट में डाल लीजिए, ठीक है। तो फिर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फेट आयन में सल्फर के 6 हैं, तो x = 1/2 6। मोनोवैलेंट एटम सल्फेट में आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं मैंने बताया था, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ना तो इसमें हाइड्रोजन है ना इसमें हैलोजन है, तो यहाँ पे हमने मोनोवैलेंट एटम की जगह पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, मोनोवैलेंट एटम 0 हो गया, इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। C स्टैंड फॉर चार्ज ऑन कैटायन, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर -2 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 6 + 2 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करना है भाई कि सल्फर की sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 कॉर्नर्स दिखाने होते हैं टेट्राहेड्रॉन के। तो हमने 4 कॉर्नर्स ड्रॉ कर दिए टेट्राहेड्रॉन के, क्योंकि शेप इसकी टेट्राहेड्रल मानी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एक सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। और अगर आंसर भी x = 4 आ रहा है और सल्फर के साथ एटम भी 4 अटैच हैं, तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, x माइनस बॉन्ड पेयर। तो x हमारे पास जो है 4 है, और जो ऑक्सीजन सल्फर के साथ अटैच है वो भी 4 हैं, तो इसका मतलब इसमें लोन पेयर तो कोई नहीं होगा। तो सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन ड्रॉ कर दीजिए, किसी भी 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर दीजिए, चाहे इन दोनों पे ड्रॉ कर दीजिए, चाहे इस पे ड्रॉ कर दीजिए, चाहे इस पे ड्रॉ कर दीजिए, चाहे इस पे और इस पे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो जिन पे नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करा है वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं, तो ये सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन ऐसे हो गए जो नेगेटिवली चार्ज हैं। बाकी जो 2 ऑक्सीजन हैं, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रल ऑक्सीजन होता है जब सेंट्रल एटम के साथ अटैच होता है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, तो ये ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड अटैच कर दिया। अब मैं इसकी जस्टिफिकेशन इस तरह से भी दे सकता हूँ कि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो सल्फर को देखा जाए, सोचा जाए दिमाग से, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने
इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, ये इस रेड कलर के सल्फर के इलेक्ट्रॉन है, उसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, एक उसने इसके साथ शेयर कर लिया, दो हो गए, 3 4 5 6। देखा 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया ना सल्फर ने। तो अगर वो डबल बॉन्ड हम नहीं बनाते तो क्या वो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे सल्फर के पूरे हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। तो एक ये भी रीज़न है कि हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं। अब आप पीछे वाली ज्योमेट्रीज में जाएंगे जो आपको कल पढ़ाई गई हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं पे लगा है, तो आप देखेंगे कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमें पूरे करने होते हैं। तो इस तरह से अब हाइब्रिडाइजेशन आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ब्लाइंडेडली एक रूल फॉलो कीजिए। न्यूट्रल ऑक्सीजन जब सल्फर के साथ अटैच होती है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन जिस ऑक्सीजन के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर देते हैं या जिस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है, वहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो जिन ऑक्सीजन जो कि न्यूट्रल हैं उन पे आपने क्या बनाना है? डबल बॉन्ड बनाना है। तो ये बन गई मीथेन जैसी शेप सल्फेट आयन की। तो इसकी शेप का नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने सल्फेट आयन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली और इसकी शेप को हमने कैसे ड्रॉ करा। ये आपको 12th स्टैंडर्ड में और MCQs में बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि आपको अगला लेक्चर जो है वो असाइनमेंट सेंड करी जाएगी MCQs की। तो वो असाइनमेंट जो है वो आपने सॉल्व करनी होगी। वो अप टू हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग से शुरू से लेके अप टू हाइब्रिडाइजेशन तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू डू। अच्छा, सेकंड जो है वो है प्रेडिक्ट द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला PO4 3 नेगेटिव आयन। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 285, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। फार्मूला अप्लाई कीजिए, 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मोनोवैलेंट एटम 0 है, चार्ज ऑन कैटायन 0 है, मतलब इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। चार्ज ऑफ एनायन जो है -3 है, यहाँ पे -3 कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड कीजिए 4 आ गया, x की वैल्यू 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चूँकि हमने सल्फेट अभी पढ़ा है तो ये हमें करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चूँकि फास्फोरस सेंट्रल एटम है तो उसको सेंटर में हमने ड्रॉ कर दिया। तो 3 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस बना दीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सी ऑक्सीजन के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज लगाना है। आप यहाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ और यहाँ लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। आप यहाँ यहाँ और यहाँ लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। मैंने इन तीनों पे लगा दिया है। और एक ऑक्सीजन जो है मेरे पास अभी बच गई जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि PO4 मतलब ऑक्सीजन 4 है पर नेगेटिव चार्ज जो है वो 3 है। तो 3 पे नेगेटिव चार्ज मैंने लगा दिए, तो एक पे तो नहीं लगेगा ना, तो फिर एक जो है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगी। अब मैंने 2 चीज़ें अब इसको जस्टिफाई करती हैं इस डबल बॉन्ड को। एक तो मैंने आपको एज ए गोल्डन रूल मतलब बताया ही हुआ है कि ऑक्सीजन न्यूट्रल जब सेंट्रल एटम के साथ जुड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन न्यूट्रल जब सेंट्रल एटम के साथ जुड़ता है तो उस केस में ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। ये एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो 5 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। कोवलेंट बॉन्डिंग में तो यही होता है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ऑक्सीजन जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए, जस्ट टू जस्टिफाई कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों बन रहा है। ये आपको अच्छे से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था पिछले साल कि सर वाटर में
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों नहीं होता? तो मैंने ये बताया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ। और यहां पे तो ऑक्सीजन खुद ही सेंट्रल एटम है। दूसरा रीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1। इस बेचारे के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता ना, तो नॉट पॉसिबल। सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ double bond between oxygen and hydrogen. I'm very sure कि this is clear to you. Clear? Okay? अब आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड जो है वो क्यों नहीं बना। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बस ये दो आपने ध्यान से सुनी है, तो आगे तो जल्दी जल्दी होता जाएगा। कार्बोनेट आयन की शेप और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है। कार्बोनेट आयन, अब फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए ना, कि आप कोई भाई साहब हो या कोई बच्ची हो जिसको कार्बोनेट का फार्मूला ही नहीं आता। वैसे तो एमसीक्यूज़ में चलो वो बता ही देते हैं CO3 नेगेटिव, लेकिन अगर ना लिखा हो, सीधा ही कार्बोनेट आयन लिख दें या सब्जेक्टिव के टेस्ट में भी कार्बोनेट ही लिख दें, तो फिर क्या करोगे? फिर वीडियो सुनने आओगे। तो कार्बोनेट आयन का फार्मूला CO3 नेगेटिव होता है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। फार्मूला अप्लाई कीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कितने पुट किए? 4। मोनोवैलेंट एटम इसमें कोई है ही नहीं है, ठीक है, 0 पुट कर दिया। माइनस, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 0 पुट कर दिया। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर 2 है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 का मतलब sp2, 3 का मतलब 3 डायरेक्शंस, 3 डायरेक्शन का मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर। 3 डायरेक्शन बना दी, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है? 3, पर नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? 2। तो 2 पे नेगेटिव चार्ज बना दीजिए, एक डबल बॉन्डेड बना दीजिए। अब सोच के देखिए कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। एक उसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने न्यूट्रल मतलब जिस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था उसके साथ शेयर कर लिया। इस तरह से कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बन गया। ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और हम वहाँ पे जब हम लोअर क्लासेस में होते थे तो हमें क्या बताया जाता था कि जैसे मतलब आपको स्ट्रक्चर MCQ में ड्रॉ नहीं करना, ठीक है, तो आपको शॉर्टकट में दिया हुआ है CO3 नेगेटिव। तो हमें कैसे याद करना होता था? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर दो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। 4 + 2 कितने हो गए? 6। 6 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 3 का मतलब क्या होता है? sp2। शॉर्टकट हो गया। बस इतना टाइम लगाना चाहिए आपको। मैं दोबारा से बताता हूँ। कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर दो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो। मोनोवैलेंट एटम ऑफ कोर्स नहीं है, तो ठीक है। तो ये जो मैंने ये तीसरी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, तीनों में मोनोवैलेंट एटम नहीं थे। जिनमें मोनोवैलेंट एटम नहीं है, आप उनमें ये रूल डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर मोनोवैलेंट एटम होते तो वो ऐड कर देते। चलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज को प्लस कर दो, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे NH4+ है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। मोनोवैलेंट एटम इसमें कितने हैं? 4। ये मोनोवैलेंट एटम हो गए। एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, प्लस को माइनस कर देना। तो ये क्या आ गया? 8। 8/2 = क्या हो गया? 4 हो गया। तो इस तरह से हमने शॉर्टकट तरीके से भी मतलब जो है वो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं और x की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं तो नहीं, विद इन फ्यू सेकंड अमोनियम आयन की हाइब्रिडाइजेशन जो है आपको बता दी कि sp3 होती है। समझ लगी? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम को ऐड करो, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करो और नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करो। कार्बोनेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर दो, मोनोवैलेंट एटम थे ही नहीं, छोड़ दो। 4 + 2 = 6, 6 को 2 से डिवाइड करना ही है क्योंकि 1/2 होता है, तो 3 आ गया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल गई, इसकी sp3। तो इस तरह से MCQs में आपने सॉल्व करना है। ये नहीं कि MCQs में आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हो और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो। नो, you don't have to do like this, you have to do it like this. I'm very sure कि this must be very clear to you. चलते हैं अगली ज्योमेट्री पे। तो अगली ज्योमेट्री हमारे पास जो है वो है नाइट्रेट आयन की। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो शॉर्ट में भी बता दो ना, नाइट्रेट आयन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने? 5, मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर दो, 6 आ गया। 2 से डिवाइड तो करना ही होता है क्योंकि 1/2 होता है, 3 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई? sp2। ये शॉर्टकट है। तो ये मतलब कि 15 to 20 सेकेंड में कंप्लीट हो गया। अब लेंथियर मेथड पे आ जाइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, फार्मूला अप्लाई कीजिए, x = 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मोनोवैलेंट एटम इसमें 0 यानी कोई नहीं है, माइनस, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 0, और नेगेटिव चार्ज इसमें -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 1, तो मेरा भी तो 5 + 1 6 ही था। बस नेगेटिव को प्लस कर दीजिए, अगर पॉजिटिव हो तो उसे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। मैंने शॉर्टकट भी नीचे बता दिया आपको। और भी शॉर्टकट से शॉर्टकट, ठीक है। तो 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, यानी कि 3 डायरेक्शन। 3 का मतलब ये होता है, 3 का ये मतलब होता है कि 3 डायरेक्शन बनानी है ट्रायंगल। अब इसमें कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 3 ऑक्सीजन बना दिए। कितने नेगेटिव चार्ज हैं? 1। किस पे बनाना चाहते हो? इस पे बना देते हैं। इस पे बनाना चाहते थे, इस पे बना दो। इस पे बनाना चाहते हो, इस पे बना दो। चलो हमने लेट अस अज्यूम इस पे बना दिया। बाकी जो 2 बचे न्यूट्रल, वहाँ पे क्या बना दीजिए? डबल बॉन्ड बन गया। और नाइट्रोजन के जो डबल बॉन्ड है उसकी जस्टिफिकेशन ये भी है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ ही शेयर किया, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने क्या कर लिए? शेयर कर लिए। आई एम वेरी श्योर कि दिस इज क्लियर टू यू। चलिए हम नेक्स्ट 5th पे चलते हैं। ये जो है क्वाइट इम्पॉर्टेंट, very very important, and I rate it very very important geometry। ये बहुत ही important geometry है, ठीक है। ये है आपने ट्राई आयोडाइड आयन यानी कि I3 ट्राई आयोडाइड आयन यानी I3 नेगेटिव आयन की हाइब्रिडाइजेशन और उसकी शेप ड्रॉ करनी है। इसमें तो 3 ऑक्सीजन है, तो पहले बंदा चक्कर ही खा जाता है कि इसमें सेंट्रल एटम 3 लेने हैं। नहीं, एक ही सेंट्रल एटम लेना है आपने। एक आयोडीन को सेंट्रल एटम ले लीजिए, बाकी जो 2 हैं साइड एटम ले लीजिए। वो अलग बात है कि बाकी 2 भी आयोडीन है और आयोडीन हैलोजन होता है, तो बाकी 2 फिर 2 आयोडीन जो हैं हैलोजन है, वो 2 मोनोवैलेंट एटम हो जाएंगे। तो आयोडीन बीइंग हैलोजन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो पुट करते हैं x = 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के कितने हो गए? 7। तो एक आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7। 3 सेंट्रल एटम नहीं पॉसिबल, एक सेंट्रल एटम पॉसिबल था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। बाकी जो 2 आयोडीन है वो मोनोवैलेंट एटम है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। माइनस चार्ज ऑन कैटायन 0 एंड चार्ज ऑन एनोइन, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है? 1 है। तो ये हमारे पास टोटल कितना आया?
7 प्लस 2 9, माइनस माइनस प्लस 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, 5 आ गया। 5 का मतलब 5 डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। 5 डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में होती हैं, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। तो इसमें लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर इसके कैसे निकालने हैं? लोन पेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉन्ड पेयर। तो एक्स का आंसर कितना आया है? 5 आया है। बॉन्ड पेयर यानी सेंट्रल एटम अगर आप सोचिए कि आयोडीन है तो उसके साथ दो क्या लगे हुए हैं? आयोडीन लगे हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए। तो लोन पेयर कितने हो गए? 3। तो ये 3 लोन पेयर ड्रॉ कर दिए ट्रायंगल में, और एक आयोडीन ऊपर पिरामिड में, एक नीचे। तो शेप तो हमने लोन पेयर की नहीं देखनी होती। लोन पेयर को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लोन पेयर को आपने शेप देखते वक्त एक्सक्लूड कर देना है। अगर कोई पूछे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है तो आपने कहना है कि ट्रायंगल बाइपिरामिडल है, लेकिन अगर पूछे शेप तो शेप इसकी लीनियर है। ठीक है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल क्यों बोला है? क्योंकि x की वैल्यू 5 आई है, तो 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि ज्योमेट्री हमने ट्रायंगुलर या ट्रायंगल बाइपिरामिडल ही ड्रॉ करनी है। तो वो ड्रॉ करके लेकिन हमारे पास जो बॉन्ड लगाने के लिए आयोडीन थे वो सिर्फ 2 ही थे, वो हमने पिरामिड में बना दिए। बाकी 3 जो हैं तीनों डायरेक्शन में लोन पेयर लग गए। तो ये इसकी जो शेप है वो लीनियर ही है, क्योंकि हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना। अब क्वेश्चन, ये जो ज्योमेट्री है क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक ये एनॉयन है, दूसरा इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, और जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैरी करता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर, एंड इट्स अ आयन ऑल्सो। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि I3 नेगेटिव है, तो I3 नेगेटिव का यही मतलब होता है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा। अरे भाई तीनों ही आयोडीन है, तो एक को ले लो ना सेंट्रल एटम, तो बाकी 2 जो हैं वो मोनोवैलेंट एटम हो जाएंगे। वो भी इसलिए क्योंकि मोनोवैलेंट एटम 2 ही तरह के होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरे हैलोजन। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं नंबर 6 पे। अमोनियम आयन, ये मैं वैसे पीछे आपको करके शॉर्टकट में दिखा चुका हूँ। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, तो ये कटायन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5 है। फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद x इज इक्वल टू 1/2, मोनोवैलेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मोनोवैलेंट एटम 4 हाइड्रोजन है, 4 ऐड कर दिया, माइनस, ये माइनस का साइन है। अब ये C का मतलब है चार्ज ऑन कैटायन, तो चार्ज ऑन कैटायन कितना है? +1, तो यहाँ पे +1 लिख दिया। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो एनॉइन की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। तो इसका आंसर 8 आता है। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर इसका 4 है, और नाइट्रोजन के साथ 4 ही हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 4 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। अब पॉजिटिव चार्ज आप किसी पे मत लगाइए, आप बाहर एक ब्रैकेट बना के बाहर पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। ये इंडिकेट करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये सारे कैटायन के लिए है, ठीक है। और इसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है। गॉट इट? गॉट इट बच्चा? नेक्स्ट हाइड्रोनियम आयन है। वाटर तो कर चुके हैं ना, अब हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन जैसे वाटर में ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x इज इक्वल टू 1/2
मोनोवैलेंट एटम आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 6, और ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। मोनोवैलेंट एटम आर 3, माइनस माइनस, चार्ज ऑन कैटायन कितना है? +1, और नेगेटिव चार्ज तो नहीं हो सकता, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 8 आ गया, 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, 4 आ गया। तो x की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। लेकिन ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 3 के साथ, 3 बना दिए। तो इसका मतलब एक इसमें क्या आएगा? लोन पेयर आएगा। तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या किया? लोन पेयर इज इक्वल टू x माइनस बॉन्ड पेयर। तो x का आंसर कितना आया है? 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं मुझे कैसे पता चलेगा? देखो रो ना, ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, मतलब 3 ही बॉन्ड होंगे ना, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो एक लोन पेयर हो गया। जहाँ मर्जी बना दीजिए, आपकी मर्जी, आपका जहाँ पे दिल करे। तो जो शेप है अमोनियम आयन जैसी हो गई, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? पिरामिडल शेप कहते हैं। बॉन्ड एंगल नहीं आपने हर किसी का याद करने लग पड़ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बॉन्ड एंगल हर किसी का याद कीजिए। जो 8वीं ज्योमेट्री है I3 नेगेटिव की छोटी बहन है, मतलब वहाँ पे I3 नेगेटिव था, तो मैंने क्या किया, बच्चों की कन्वीनियंस के लिए ICl2 नेगेटिव कर दिया। मतलब 2 जो आयोडीन थे उनको रिप्लेस करके Cl2 कर दिया, बाकी सारा सेम। कि x का आंसर 5 आएगा। लोन पेयर जो है निकालने हो तो क्या करते हैं? x माइनस बॉन्ड पेयर, तो x जो है हमारे पास 5 है। बॉन्ड पेयर अब आपको इजीली पता चल जाएगा। जो हमने ज्योमेट्री नंबर 5 की थी जिसमें I3 नेगेटिव था, उसमें पता ही नहीं चलता था कि I के साथ I2 नेगेटिव है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, आप इस ज्योमेट्री को ज्योमेट्री नंबर 5 के साथ कंपेयर करना नोट्स बनाने के बाद, ठीक है। तो 5th में I3 नेगेटिव है, तो इसमें 2 आयोडीन को रिप्लेस करके 2 क्लोरीन लगा दिए हैं। चलो, तो X हमारे पास 5 आया, बॉन्ड पेयर 2, क्योंकि आयोडीन कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है? 2 के साथ। तो लोन पेयर कितने आ गए हमारे? 3 आ गए। तो ये 3 लोन पेयर हमने ट्रायंगल में लगा दिए, और एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे। तो लोन पेयर को हमने देखना ही नहीं है, तो शेप इसकी लीनियर है, तो शेप को हमने लीनियर लिखना है। गलती से टी शेप लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूं। लीनियर शेप है, इसकी शेप है लीनियर शेप, ठीक है। गॉट इट? लीजिए, लीनियर शेप है ये, ओके। और एक मैंने 9th जो है वो आपको अपने आप करने के लिए दी है, प्रेडिक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH3 पॉजिटिव। CH3 पॉजिटिव को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो ये आपने सॉल्व करनी है अपने आप, ठीक है। अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा। जब आप होमवर्क करेंगे तो मुझे दिखा देना चेक करके, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। गॉट इट बच्चा? यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, आगे आप कर ही सकते हैं। हमारे पास है क्रोमेट आयन। तो 10th के मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं, क्रोमेट एंड परमैंगनेट। तो ये डेलिबरेटली ये ज्योमेट्री जो है क्रोमेट की इसलिए ली है कि जितने भी अभी तक आपने ज्योमेट्रीज पढ़ी उनके एटॉमिक नंबर या तो 20 से कम थे, या सेंट्रल एटम ही हैलोजन था, या नोबल गैस थी। तो नोबल गैस में हमें पता ही होता है कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हैलोजन में हमें पता ही होता है कि आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ज्योमेट्री मेरा दिल किया कि मैं ऐसी आपको बना के दूं कि जिसमें एटॉमिक नंबर भी 20+ होता, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखी है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है ना, क्रोमियम
एटॉमिक नंबर 24 और नीचे परमैंगनेट है। इसके लिए मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 होता है। चलो क्रोमेटॉइन पे आ जाते हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 18 आर्गन, 3d5 4s1। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपने d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल 3d5 और 4s के दोनों के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। 5+1 ये दोनों को आउटर मोस्ट काउंट करना है। 5+1 कितना हो गया? 6 हो गया। बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने सिखाने थे। तो x इज इक्वल टू 1/2 6। मोनोवैलेंट एटम क्रोमेटॉइन में कोई भी नहीं है, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, 0 आ गया, और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर -2 है। माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 + 2 8, 8 को 2 से डिवाइड कीजिए 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्रोमेटॉइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। x का आंसर 4 है, तो 4 डायरेक्शन ड्रॉ कर दी हमने। 4 डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद 4 ऑक्सीजन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4। 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, किसी 2 पे, ये 2 पे ड्रॉ कर दिया, और बाकी पे आपने क्या शो करना है? डबल बॉन्ड, ठीक है। और वैसे भी क्रोमियम के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रोमियम ने एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो देख लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के जस्टिफाई हो गए ना। तो बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज परमैंगनेटॉइन। ये आपने ट्राई करना योरसेल्फ। हिंट मैंने दे दिया है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, 18 आर्गन, 4s2 3d5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए? 7। तो जब आप x निकालोगे 4 आएगा। इसका स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है, इसके जैसा ही ऑलमोस्ट होगा। लेकिन क्रोमेटॉइन में 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और परमैंगनेटॉइन में 1 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। आई एम वेरी श्योर कि हमने हाइब्रिडाइजेशन को 1 वीक लगा के, यस almost 1 week, I have taken not less than 1 week to make you understand about hybridization. Must be very very clear to you, and that is why I am going to conduct your test also up to hybridization, starting from lecture 1 of chemical bonding till end, till hybridization, I mean to say. ठीक है. So tomorrow or day after tomorrow, I'll be sending you an assignment of MCQs based upon chemical bonding के जितने topics आपको करवाए हैं उनके ऊपर, right? Thank you very much. We call it a day. Love you all.